हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के इस नए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। जैसा कि हमारा केमिस्ट्री का सेशन चल रहा था, तो इसके अगले पार्ट को हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आपका एक भी जो कन्फ्यूजन है वो सारा दूर किया जाएगा इसमें सारा। तो चलिए आज के इस टॉपिक का नाम है हमारा, देखिए, स्कॉटकी दोष, यानी कि इसे कभी कभी हम लोग शॉटकी दोष के नाम से भी जानते होंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। जो भी बच्चे न्यू हैं सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये हमारा अध्याय 1 यानी लेसन 1 का पोर्शन है। तो इसके सबसे पहला टॉपिक हमारा है शॉटकी दोष। तो देखिए इसे हम लोगों ने भी करा है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड किया गया प्रश्न है, ठीक है। बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं डिटेल से कि ये शॉटकी दोष होता क्या है। देखिए हमसे परिभाषा में इसको लिखना है इसका, कि जब एक धनायन तथा एक ऋणायन, ठीक है, धनायन यानी कि प्लस, धनायन का मतलब प्लस और ऋणायन का मतलब माइनस, अपने निर्धारित स्थान से हटकर क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं, मतलब उससे निकल जाते हैं, ठीक है। तो दोनों आयनों का स्थान रिक्त हो जाता है, मतलब वहाँ का स्थान खाली हो जाता है। ऐसा होने से क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, शॉटकी दोष के नाम से जानते हैं। जैसा कि देखिए ये वाला हमारा इस फिगर के माध्यम से दर्शाया गया। इसमें देखिए यहाँ पर वाला जो था आयन वो यहाँ से गायब होकर के निकल गया, ठीक है। तो इसी प्रकार के दोष को हम लोग किस दोष के नाम से जानते हैं, शॉटकी दोष के नाम से। क्लियर है। चलिए अब देखिए इसमें थोड़ा सा टॉपिक जानना है। एकदम इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें जानना है कि इस प्रकार के दोष वैसे आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं जिनके धनायनों एक ऋणायनों के आकार क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि इनके जो ये जो क्रिस्टल है जालक, इसमें धनायन और ऋणायन का आकार क्या होता है, समान होता है। तो उसी में ये दोष पाया जाता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसमें देखिए क्या ले सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं इसका NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और CsCl, ये हमारा दो एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पे। एक और टॉपिक जो कि देखिए इसके साथ साथ में देखने को मिलेगा आपको, ये था हमारा ऊपर वाला शॉटकी दोष, ठीक है। अब ये एक और आता है इसमें हमारा फ्रेंकल दोष। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर दोनों में अंतर पूछे जाते हैं। तो आप लोग जब इसके बारे में जानिएगा ही नहीं तो इसके अंतर को कैसे अलग अलग करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में भी डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे देखिए ये टॉपिक हमारा है फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं। तो चलिए इसके परिभाषा को जानते हैं मेन रूप से। देखिए इसका परिभाषा क्या होगा कि जब किसी क्रिस्टल जालक में से एक आयन निकलकर उसके अंतराली स्थान में, ठीक है, उसके अंतराली स्थान में क्या होते हैं, फंस जाते हैं, और तब उस आयन का अपना स्थान क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। क्योंकि वह आयन जो निकलता है तो उसका स्थान क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है, मतलब खाली हो जाता है। और क्रिस्टल में उत्पन्न होने वाले ऐसे दोष को क्या कहा जाता है, फ्रेंकल दोष कहा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक क्रिस्टल हटकर गायब हो जाता था इसके ऊपर शॉटकी दोष में। और यहाँ पे क्या है कि एक क्रिस्टल जो हटकर वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे उसके अंतराली स्थानों में फंस जाता है, बाहर नहीं निकलता है, बस फंस के रह जाता है, ठीक है। तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, अप्रभावित रह जाता है। और इसमें धनायनों का आकार प्राय ऋणायनों से क्या होता है, छोटा होता है। देखिए समझिएगा एक बार फिर से, देखिए फिर से पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में से एक आयन निकलकर उसके अंतराली स्थान में, ठीक है, उसके बीच में, जालक के बीच में जो गैप होता है उसमें क्या होता है, वो फंस जाते हैं, और तब उस आयन का अपना स्थान क्या हो जाता है, रिक्त पड़ जाता है, मतलब खाली हो जाता है। और क्रिस्टल में उत्पन्न होने वाले ऐसे दोष को क्या कहा जाता है, फ्रेंकल दोष कहा जाता है। और इस दोष के कारण ही क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, अप्रभावित रह जाता है। और इसमें धनायनों का आकार प्रायः क्या होता है, ऋणायनों से छोटा होता है। ऊपर हमने पढ़ा था कि इसमें जो क्या है, धनायनों का आकार ऋणायनों के आकार के क्या होता है, समान होता है। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा अभी, देखिए कि इसमें जो है वो धनायनों का आकार, देखिए ऋणायनों का आकार से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये ले सकते हैं इसमें ZnS, ठीक है, और एक AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये दो टॉपिक आप लोग का एकदम
अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि शॉटकी दोष क्या होते हैं, फ्रेंकल दोष क्या होते हैं। आगे हम लोग अगले पार्ट में इसके दोनों बीच अंतर भी पढ़ लेंगे, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए इसका फिगर भी यहाँ पे है, तो आप लोग फिगर को भी अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए यहाँ पर से एक आयन इसका निकलकर इसके अंतरालीय स्थानों में कहीं पर क्या होते हैं, फंस जाते हैं फ्रेंकल दोष में। ठीक है, तो इसे ही हम लोग फ्रेंकल दोष का फिगर के माध्यम से दर्शाया गया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए एक और दोष आता है जो कि पढ़ने को है हमें। एक होता है देखिए नन स्टोकियोमेट्रिक दोष। ठीक है, तो जानते हैं हम लोग कि ये क्या होता है। इसका परिभाषा ये होता है देखिए कि नन स्टोकियोमेट्रिक दोष में बहुत से अकार्बनिक ठोस ऐसे होते हैं जिसमें किसी एक तंतु की अधिकता मतलब बहुत ही ज़्यादा या अल्पता मतलब बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, जिसमें किसी एक तंतु की अधिकता हो जाती है या उसकी अल्पता हो जाती है मतलब बहुत ही कम हो जाता है, जिससे क्या होता है यौगिक की स्टोकियोमेट्रिक भंग हो जाती है। ठीक है, उससे क्या होती है, उसकी स्टोकियोमेट्रिक क्या होती है, भंग हो जाती है। तो यौगिक में उत्पन्न होने वाले इस दोष को ही क्या कहा जाता है, नन स्टोकियोमेट्रिक दोष कहा जाता है। क्लियर है। और यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। स्टोकियोमेट्रिक दोष जो होते हैं, नन स्टोकियोमेट्रिक दोष कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्लियर है। देखिए क्या क्या होते हैं ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। एक इसका होता है पहला धातु अधिकता दोष, जो कि हम लोगों ने भी पढ़ा कि जब इसमें तंतु में ये यहाँ पे देखिए यौगिक की अधिकता हो जाती है। देखिए किसी एक तंतु की अधिकता जब अधिकता होती है तो उसमें कौन सा दोष उत्पन्न होगा, धातु अधिकता दोष। ठीक है, यानी कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं। और दूसरा धातु अल्पता दोष, जब उसमें धातु की कमी होती है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। ठीक है, ये हमारा हो गया अंग्रेजी में इसका नाम। तो इसमें दो दोष होते हैं। इस दोष में दो देखिए यह दो प्रकार के दोष होते हैं इसमें, धातु अधिकता दोष और धातु अल्पता दोष। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे टॉपिक पे, यानी अगले टॉपिक पे हमारा क्या कह रहा है। अगला टॉपिक हमारा इसमें पढ़ना है देखिए विद्युत चालक क्या होता है। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें ऐप से भी, आप हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हो। देखिए अगला टॉपिक है हमारा विद्युत चालक क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये और अच्छा टॉपिक माना जाता है इस केमिस्ट्री के लेसन 1 का कि विद्युत चालक क्या होता है, यानी कंडक्टर्स। अंग्रेजी में हम लोग कह सकते हैं, इंग्लिश में कंडक्टर्स किसे कहते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा जानते हैं कि वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं क्या कहलाते हैं, विद्युत चालक कहलाते हैं। वैसे पदार्थ बहुत इजी परिभाषा है कि जिससे होकर विद्युत धारा यानी कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होते हैं विद्युत चालक कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में कह सकते हैं Al यानी एल्यूमिनियम, Fe लोहा, Cu कॉपर, ये सब क्या है, विद्युत चालक पदार्थ के उदाहरण है। ठीक है, और इसकी विद्युत चालकताएं यानी विद्युत चालक पदार्थ की विद्युत चालकताएं जो है 10 पर पावर 7 ओम इनवर्स के क्रम में होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट। कई बार ये एग्जाम में पूछता है कि विद्युत चालक पदार्थ की जो है विद्युत चालकताएं कितने ओम इनवर्स के क्रम में होती है या कितना होता है। तो आपको राइट आंसर क्या बोलना है, 10 पर पावर 7 ओम इनवर्स के क्रम में होती है। ये देखिए किसका सूचक होता है, ओम का सूचक है। तो आप लोग अच्छे से नोट करिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, देखेंगे क्या पढ़ना है हमें अगले टॉपिक में। चलिए वो तो था देखिए विद्युत चालक। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका अगला टॉपिक जो कि काफी अच्छा टॉपिक है ये भी, कुचालक, या इसे हम लोग विद्युत रोधी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, यानी कि कुचालक या विद्युत रोधी किसे कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग परिभाषा के माध्यम से क्लियर करेंगे। परिभाषा इसका देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसके पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा, जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वो था हमारा पिछला टॉपिक। ये हमारा कि वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता विद्युत रोधी अथवा कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं लकड़ी। देखिए लकड़ी में करंट वगैरह नहीं आता है, यानी वो क्या है,
कुचालक पदार्थ यानी कि विद्युत रोधी का उदाहरण, यानी प्लास्टिक भी दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है हमारा। प्लास्टिक में भी करंट यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। रबर, ये तीनों हमारा किसका उदाहरण है? विद्युत रोधी का। अब देखिए हम लोग जानेंगे इसकी चालकताएं जो होती है, विद्युत चालकताएं, वो कितनी होती है। उसका हम लोगों ने पढ़ा था पीछे 10⁻7 करके कुछ पढ़ा था, और ये हमारा क्या आ जाएगा, इस पर हो जाएगा 10⁻−10 से 10⁻−20 ओम इनवर्स होती है। ठीक है, तो ये हमारा दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी निकल कर आया है। यहाँ पे पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, ये देखिए एक बार फिर से देख लेते थोड़ा सा। ये था हमारा कि इसकी विद्युत चालकताएं यानी विद्युत चालक पदार्थ की चालकताएं 10⁻7 ओम इनवर्स के क्रम में होती है। ये यहाँ पे दोनों के बीच नहीं बताया गया, सिर्फ डायरेक्ट बताया गया इतना। और यहाँ पे हम लोग का बताया गया, ये देखिए यहाँ पे बताया गया हमारा कि इसकी जो विद्युत चालकताएं होती है 10⁻7 से 10⁻- ये वाला 10⁻−10 से 10⁻−20 ओम इनवर्स होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। तो सारे बच्चे लास्ट तक बने रहेंगे इस वीडियो में, काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। और कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएंगे कि उनको ये सेशन कैसा लगा और आगे भी क्या इसी प्रकार के सेशन उनको चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है अर्धचालक। ठीक है, देखिए वो था पहले हमारा था, इसके पहला था कुचालक, अब हमारा है अर्धचालक। तो हम लोग जानेंगे अर्धचालक क्या होता है। चलिए इसके परिभाषा को जानते हैं। वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आंशिक रूप से होता है, आंशिक रूप से मतलब बहुत ही थोड़ा सा, ठीक है, मतलब नाम मात्र का कम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। और इसकी विद्युत चालकताएं जो है विद्युत रोधी अथवा एवं चालक पदार्थ के मध्यवर्ती होते हैं, मतलब बीच का होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए हम लोग समझेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसकी चालकताएं कितनी होती है। इसकी विद्युत चालकताएं जो है 10⁻7 से 10⁻−10 ओम इनवर्स होते हैं। इसमें क्या था 10⁻−10 से 10⁻−20, इसमें 10⁻7 से 10⁻−10। यहाँ देखिए प्लस है और ये माइनस है, अच्छे से क्लियर रखिएगा, ओम इनवर्स होते हैं। क्लियर है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा सिलिकॉन, और ये हो जाएगा Z। ठीक है, ये इसका हो जाएगा उदाहरण। अब हम लोग इसमें जानेंगे थोड़ा सा, अर्धचालक में कुछ प्रकार होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए टॉपिक में हमें पढ़ना है अर्धचालक भी कुछ प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी अर्धचालक के प्रकार। तो चलिए इसके प्रकारों के बारे में हम लोग जानते हैं अच्छे से। देखिए अर्धचालक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला इसका होता है अंतर्निहित अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा हमारा होता है बाह्य अर्धचालक यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, देखिए ये था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और ये है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अंग्रेजी में आप लोग अच्छे से समझिएगा, कई बच्चों को प्रॉब्लम होता होगा हिंदी में, तो इंग्लिश में भी इसे हम जानकर अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखिए हम लोग जानेंगे इसके बारे में, दोनों के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये होता क्या है रियल में। सबसे पहले हम लोग पहले टॉपिक पे बात करेंगे अंतर्निहित अर्धचालक क्या होता है। तो इसका परिभाषा देखिए क्या होगा कि जब किसी अर्धचालक का इलेक्ट्रॉन VB से निकलकर CB में जाने के क्रम में, या फिर आप इसका परिभाषा एक तरह से और दे सकते हैं कि एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान तक जाने के क्रम में उसमें छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। छिद्र मतलब उसमें छेद टाइप का इस तरह से उत्पन्न हो जाते हैं, छिद्र। तो ऐसा होने पर अर्धचालक की विद्युत चालकता में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे अर्धचालक को क्या कहा जाता है, अंतर्निहित अर्धचालक कहा जाता है। मतलब आप कह सकते हैं एकदम इजी वे में कि जब किसी अर्धचालक का इलेक्ट्रॉन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसके जाने के क्रम में उसमें क्या हो जाता है, छिद्र उत्पन्न हो जाता है। तो उससे क्या होता है, उसकी विद्युत चालकता में वृद्धि हो जाती है, और ऐसे अर्धचालक को हम लोग अंतर्निहित अर्धचालक के रूप में जानते हैं। क्लियर है। चलिए और अब हम लोग इसके दूसरे टॉपिक को भी जान लेते हैं थोड़ा सा, बाह्य अर्धचालक क्या होता है। ठीक है, देखिए आगे हमारा अगला टॉपिक बाह्य अर्धचालक क्या होता है।
अगला टॉपिक हमारा है बाह्य अर्धचालक। तो इसमें जानेंगे कि जब किसी अर्धचालक में बाहरी अपद्रव्य को मिश्रित किया जाता है तो उसकी विद्युत चालकता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। बाहरी अपद्रव्य मतलब कुछ को बाहर तो उसमें क्या किया जाता है, मिश्रित का मतलब मिलाया जाता है, ठीक से, ठीक है। कुछ बाहर से हम लोग उसमें क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी विद्युत चालकता का मान जो है वो अपने आप बढ़ जाता है एकाएक। तो ऐसे अर्धचालक को हम लोग किस रूप में जानते हैं, बाह्य अर्धचालक के रूप में जानते हैं। पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो जाने के क्रम में उसमें छिद्र उत्पन्न होता है, तो वह था पहला वाला, और ये है दूसरा बाह्य अर्धचालक। तो इसमें क्या होता है कि जब उसमें बाहर से कोई अपद्रव्य को मिश्रित किया जाता है तो उसकी जो क्या होती है, विद्युत चालकता बढ़ जाती है, और ऐसे अर्धचालक को हम लोग बाह्य अर्धचालक के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब एक देखिए एक और टॉपिक इसमें थोड़ा सा है, मेन यही हमें पढ़ना है कि ये जो बाह्य अर्धचालक होता है ये भी देखिए दो प्रकार के होते हैं, तो इसके भी मेन रूप से प्रकारों को हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इसके प्रकार को, कि देखिए बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। पहला इसमें होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये काफ़ी वीवीआई टॉपिक है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में भी आप इसे जान सकते हैं। अब हम लोग बारी बारी से इसके बारे में जानेंगे, और एग्जाम में दोनों में अंतर भी पूछता है कभी कभी। पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप और एन टाइप में क्या पूछता है, अंतर हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो अंतर वाले प्रश्नों को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, और इसके न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग आगे अलग से इसका वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है, चैप्टर के बाद। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इसमें पहला जो हमारा है एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो चलिए इसका परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। इसका परिभाषा जो होगा देखिए कि जब किसी अर्धचालक में, क्योंकि ये देखिए अर्धचालक कई प्रकार है, तो जब किसी अर्धचालक में एक ऐसा अपद्रव्य को मिश्रित किया जाता है जिसकी संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है अर्धचालक के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा में क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। ऐसा अपद्रव्य को मिश्रित किया जाता है जिसकी संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो अर्धचालक के, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था अर्धचालक के बारे में, अर्धचालक के संयोजी इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा में क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि जब शुद्ध सिलिकॉन विद्युतरोधी होता है और जब इसमें आर्सेनिक की अल्प मात्रा मिला दी जाती है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, डोपिंग। बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है ये, देखिए कि डोपिंग क्या होता है। यहाँ से देखिए एक और परिभाषा हमारा निकल करके आ रहा है कि डोपिंग किसे कहेंगे, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, डोपिंग। तो ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जाएगा ये वाला प्रश्न कि सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, डोपिंग। कभी कभी हिंदी में भी देखने को इस तरह से मिलेगा कि डोपिंग क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग टॉपिक वाइज ये सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखिए फिगर के माध्यम से इस प्रकार से इसे दर्शाया गया है कि जब शुद्ध सिलिकॉन जो है विद्युतरोधी होता है और जब इसमें आर्सेनिक की अल्प मात्रा मिला दी जाती है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ये इसका फिगर के माध्यम से दर्शाया गया, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले टॉपिक पे, आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में हमें जानना है क्या पढ़ना है। चलिए अब हम लोगों ने एन टाइप अर्ध सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के बारे में पढ़ लिया। दूसरा हमारा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसके परिभाषा को हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जब किसी अर्धचालक में एक ऐसा अपद्रव्य मिश्रित किया जाता है जिसके संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो अर्धचालकों के संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉनों से क्या होता है, कम होता है। इसके पहले वाले में क्या था, अधिक होता है, और इसमें क्या है, कम होता है। एकदम दोनों का परिभाषा सेम ही है, बस थोड़ा सा कम और अधिक का अंतर है। उसमें था अधिक होता है, इसमें क्या है, कम होता है। तो इस प्रकार के बने हुए अर्धचालक को क्या कहेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप अर्धचालक कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर भी हम लोग फिर से ले सकते हैं कि जब सिलिकॉन में बोरोन को मिश्रित किया जाता है तो पी टाइप अर्धचालक बनता है, ठीक है। और ये हमारा देखिए ये सिलिकॉन में किसको मिलाया गया है,
बोरोन को। तो ये हमारा फिगर के माध्यम से ये वाला टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसके थोड़ा सा और अगले न्यू टॉपिक को हम लोग जानते हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक अभी पढ़ने को मिलेगा हमें। देखिए अब अगला टॉपिक हमारा है, तो सारे बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे ज़रूर कि उनका ये सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते जा रहा है कि नहीं, और पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा ईजी लग रहा है कि नहीं केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक हमारा है एनपी संयोजन क्या है और इसके उपयोगों को लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, विवेक कर दीजिएगा। काफ़ी बार ये भी प्रश्न रिपीटेड हुआ है एग्जाम में कि एनपी संयोजन क्या होता है और इसके उपयोगों को लिखे। तो चलिए हम लोग जानते हैं एनपी संयोजन होता क्या है। देखिए जब एन तथा पी टाइप के अर्धचालक, जिसके बारे में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा अभी, कि जब एन तथा पी टाइप के अर्धचालकों का संयोजन मतलब दोनों को जोड़ा जाना, संयोजन करके मतलब जोड़कर किसी युक्ति को तैयार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एनपी संयोजन कहते हैं। देखिए संयोजन का मतलब ये क्या होता है, संयोजन, संयोजन का अर्थ हुआ जोड़, मतलब दो अर्धचालकों को हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, और एक उसमें होगा देखिए एन वाला, एक होगा पी वाला। ठीक है, तो कहेंगे इसका परिभाषा कि जब एन तथा पी टाइप के अर्धचालकों का संयोजन करके, या कह सकते हैं आप उसको जोड़ करके किसी युक्ति को क्या किया जाता है, मतलब एक अलग युक्ति का निर्माण किया जाता है या तैयार किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एनपी संयोजन। उपयोग इसका क्या होगा ये भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका यूज क्या होता है। तो देखिए इसका यूज होता है सौर सेल बनाने में। ठीक है, जो हमारे छतों पे रहता है जिससे हम लोग की बिजली उत्पादन करते हैं, सौर सेल। ठीक है, ट्रांजिस्टर बनाने में, जो कि विद्युत उपकरणों में लगाया जाता है ट्रांजिस्टर। तीसरा हमारा है इसको एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए, और रेक्टिफायर बनाने के लिए। ठीक है, रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को डीसी में बदलने में काम आता है। एसी हो गया अल्टरनेटिव करंट और डीसी हो गया डायरेक्ट करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। चलिए तो ये था इसका 3 यूज यानी 3 उपयोग, तो इससे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हमें कुछ और अच्छे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो कह रहा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। तो वैसे पदार्थ, इसका परिभाषा देखिए कि वैसे पदार्थ जिनके सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, जिसके सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। काफ़ी इजी एकदम इसका परिभाषा है। जैसे मैं कह सकते हैं Mg मैग्नीशियम, Ar Hi Ni, ये सब किसके उदाहरण है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। ठीक है, इसका काफ़ी इजी परिभाषा था, छोटा सा था, तो बस आप लोग को अच्छे से याद रखना है कि वैसे पदार्थ जिनके सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। एक इसमें हमें पढ़ना है ये वाला, देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। चलिए इसमें जानेंगे कि वैसे पदार्थ जिसमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था पीछे, देखिए पीछे फिर से थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। इसमें सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित थे। देखिए इसमें पढ़ा था सभी इलेक्ट्रॉन क्या थे, युग्मित थे। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते थे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वैसे पदार्थ, ये देखिए वैसे पदार्थ जिसमें एक या एक से अधिक अयुग्मित, कंफ्यूजन दूर रखिएगा एकदम, इसमें कह रहा है अयुग्मित होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा जिसमें अस्थायी चुंबकत्व उत्पन्न किए जा सकते हैं, क्या कहलाएंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग Fe लोहा, CO Ni निकेल, ये सब हमारा क्या है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अभी इसमें और थोड़ा सा टॉपिक बच गया, उसके बाद हम लोग का ये अध्याय जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसमें और भी अच्छे टॉपिक से भी और बचे हुए हैं। देखिए अगला टॉपिक हमें इसमें एक पढ़ना है कि एंटी फेरो चुंबकीय पदार्थ, ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा ये है एंटी फेरो चुंबकीय पदार्थ, कि जब किसी पदार्थ में चुंबकीय आघूर्णों का दिक् निर्देशन इस प्रकार से हो कि कुल आघूर्णों का योगफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, और ऐसी स्थिति में इस प्रकार के पदार्थ में
एंटी फेरो चुंबकत्व उत्पन्न होते हैं और ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी फेरो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है इसका कि जब किसी पदार्थ में चुंबकीय आघूर्णों का दिग निर्देशन इस प्रकार से हो कि कुल आघूर्णों का योगफल शून्य हो जाए, और ऐसी स्थिति में इस प्रकार के पदार्थों में क्या होता है, एंटी फेरो चुंबकत्व उत्पन्न होते हैं और ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी फेरो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा हो जाएगा MnO, Mn2O3, FeO, ETC, मतलब अन्य। क्लियर है? तो चलिए, एकदम इजी कॉन्सेप्ट ये भी था, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं, और सबसे VVI लेसन 1 का सबसे VVI टॉपिक। आप लोगों ने कई बार इस टॉपिक को पढ़ा होगा, जो कि बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कांच को अति शीतलित द्रव कहा जाता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। इसको आप लोग VVI करिएगा, अगर इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, पीछे अगर नहीं पूछा होगा तो। ठीक है, कि कांच को अति शीतलित द्रव कहा जाता है, क्यों। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग जानते हैं, कांच, शीशा। ठीक है, कांच को अति शीतलित द्रव कहा जाता है, इसके दो मुख्य कारण हैं। कितने कारण हैं, दो मुख्य कारण हैं। पहला, कांच की संरचना यानी कि उसकी बनावट जो है क्रिस्टल के समान नहीं होती है। क्रिस्टल के समान नहीं होने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, अति शीतलित द्रव कहा जाता है। और दूसरा जो है कि कांच के द्रवनांक निश्चित नहीं होते हैं, इसीलिए इसको इसी दो गुण के कारण इसे क्या कहा जाता है, अति शीतलित द्रव कहा जाता है। पहला क्या था कि कांच की संरचना यानी बनावट क्रिस्टल के समान नहीं होती है, और दूसरा कांच का जो द्रवनांक होता है वो निश्चित नहीं होता है, इसी के कारण इसे क्या कहा जाता है, अति शीतलित द्रव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारे आज के सेशन का क्लास। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये सारा टॉपिक। तो बस आप लोग इसी तरह बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। ये हमारा देखिए ड्रीम क्लासेस आप लोगों का चाहिए था यूट्यूब चैनल। ठीक है, बस बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और आपको आगे आने वाले इसी तरह के टॉपिक्स देखने को जल्द से जल्द मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।